द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन एक नई अवधारणा है और ये ऐसा ऑक्सीजन है जो सूर्य के उपस्थिति में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये वैसा ऑक्सीजन नहीं है। ये बगैर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न होने वाला ऑक्सीजन है। आज इसी को देखते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में गहरे समुद्र में एक विचित्र घटना की खोज की है जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। ये लोग अभी हाल में अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में, हवाई द्वीप और अमेरिका के बीच का एक हिस्सा है जहां रिसर्च लगातार अभी चल रहा है। एक परियोजना के तहत अमेरिका उसमें लगा हुआ था। समुद्र के नीचे जो नोड्यूल्स होते हैं उन्हीं पे रिसर्च कर रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं ये उसी नोड्यूल्स के हिस्से हैं। तो ये कई टाइप के होते हैं, तो उसी का अध्ययन चल रहा है। उसी से ये डार्क ऑक्सीजन का पता चला है। समुद्र की सतह से हजारों फीट नीचे पूर्ण अंधकार में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। अब तक यह माना जाता था कि ऑक्सीजन केवल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। महासागरीय प्लवक यानी प्लैंक्टन जो होते हैं, उसी को हिंदी में प्लवक कहते हैं, बहते हुए पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया महासागर में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक तत्व हैं। यानी कि ये जो प्रवाल और ये सारी चीजें जो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह दिखाई देते हैं, यही समुद्र के नीचे अभी तक ये माना जा रहा था कि ऑक्सीजन को उत्पन्न करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी जो है वहां का बना रहता है। ये सभी जीव प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। इतनी गहराई पर ऑक्सीजन का उत्पादन असंभव माना जाता है क्योंकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। यानी कि जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है, ये लगभग 150 से 200 मीटर नीचे गहराई तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है, वहीं तक ये प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं और कम गहराई वाले हिस्से में ही ये पाए जाते हैं। इसलिए तट के आसपास ही आप देखेंगे कि प्रवाल वगैरह पाए जाते हैं जहां पारिस्थितिकी अधिकतम है समुद्र की। इस वजह से जो तटीय हिस्से होते हैं वहीं पे मछली वगैरह और बड़े छोटे सभी जीव जंतु वहीं पहुंचते हैं भोजन के लिए। कारण क्या है कि वहीं पे जूप्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन का इस्तेमाल करते हैं और उन जूप्लैंक्टन को छोटी मछलियां और फिर उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाना, ये एक तरीके से खाद्य श्रृंखला जो बनी है समुद्र की, वो उसी प्लैंक्टन वाले हिस्से में ही खाद्य श्रृंखला पूरी बनी हुई होती है। तो जो गहरे समुद्र में जैसे व्हेल वगैरह हैं, गहरे समुद्र में रहेंगे जरूर, लेकिन भोजन करने के लिए वो तटीय हिस्से के आसपास ही पहुंचते हैं। जैसे श्रीलंका के प्रवाल वाले एरिया में अक्सर व्हेल वगैरह मिल जाते हैं। तो ये पूरा पारिस्थितिकी इसी पे अभी तक निर्भर माना जा रहा था। ऑक्सीजन की उपस्थिति वहीं पे ज्यादा होती है। हालांकि इस मामले में पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। ऑक्सीजन पॉलीमेटेलिक पिंडों से निकलती है जो कोयले के ढेर के समान दिखते हैं। जो नोड्यूल्स अभी चर्चा कर रहे थे उसी की बात हो रही है। मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तांबा और लिथियम जैसी धातुओं से ये पिंड बने। प्रकाश की अनुपस्थिति में भी विद्युत रासायनिक गतिविधि के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं। ये H2O अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर रहे हैं। यानी कि H2O को विभाजित करने का ये सिस्टम है जो ऑक्सीजन को पैदा कर रहे हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में जाने तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जिन्हें मैग्नीज नोड्यूल्स के रूप में भी जाना जाता है, गहरे समुद्र तल पर पाए जाने वाले छोटे गोलाकार संचय। यानी कि इस पे एक वीडियो हम बना चुके हैं नोड्यूल्स वाले पे। पूरे समुद्र में जैसे कि आप देखे होंगे आलू का डिजाइन होता है, वैसा ही समुद्र के सतह पर हिंद महासागर में भी मौजूद है और आपको प्रशांत महासागर में भी मौजूद है। तो ये प्रशांत महासागर का जो अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, वहां पे ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ये पिंड धातुओं और खनिज के मिश्रण के बने होते हैं जिनमें मैग्नीज, लोहा, निकेल, तांबा, कोबाल्ट और प्लेटिनम, दुर्लभ मृदा तत्व और लिथियम जैसे अन्य मूल्यवान तत्व शामिल होते हैं। ये लाखों वर्षों की धीमी और क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। ये एक केंद्रीय नाभिक के चारों ओर संकेंद्रित परतों के रूप में विकसित होते हैं, जो एक खोल का टुकड़ा है, एक शार्क के दांत या बेसाल्टिक चट्टान का एक टुकड़ा हो सकता है। ये परतें मुख्य रूप से मैग्नीज और लौह ऑक्साइड से बनी हैं तथा इनके साथ अन्य धातुएं भी जमा होती हैं। ये धातुएं इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, मोबाइल फोन, पवन टरबाइन, सौर पैनल आदि में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए वास्तव में ये मुख्य रूप से उत्तरी मध्य प्रशांत महासागर, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर और उत्तरी हिंद महासागर में पाए जाते हैं। उत्तरी मध्य प्रशांत महासागर का मतलब है कि आप जो बेरिंग सागर है, बेरिंग जल संधि, उससे दक्षिण की ओर उतरते जाएं, या वैसे ना समझ में आए तो हवाई द्वीप जो है लगभग बीचों बीच है, तो उसके उत्तरी हिस्से में आप समझ सकते हैं।
तो वहाँ भी मिलते हैं। और कैलिफोर्निया कहें या मैक्सिको के पश्चिमी हिस्से में आप सामने में देखें तो वहाँ दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर उसी को कहेंगे। तो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में भी मिलते हैं और भारत के दक्षिणी हिस्से में उत्तरी जो हिंद महासागर है वहाँ पाए जाते हैं। तो हिंद महासागर में भी अमेरिका और भारत मिल करके वहाँ रिसर्च लगातार कर रहे हैं। उसके लिए भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसकी चर्चा हो चुकी है। और आगे देखें कि ऐसा कहा जाता है कि प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन क्षेत्र में इतने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हो सकते हैं कि वे आने वाले दशकों तक वैश्विक ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकते हैं। तो क्लेरियन क्लिपर्टन क्षेत्र जो है ये आपको अभी जो बता रहे थे मैक्सिको के पश्चिमी हिस्से में, तो ये प्रशांत महासागर और मैक्सिको के ये प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है वहां और मैक्सिको के बीच में लगभग बीच वाले एरिया में ये क्लेरियन क्लिपर्टन क्षेत्र है, उसी की बात हो रही है। वहीं पे ये बहुत बड़ी मात्रा में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये था डार्क ऑक्सीजन, इसको याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है अगले एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।